हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके जेके एसएसबी जेकेपी बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर साइंस का लेके आओ, फिर इकोनॉमिक्स का लेके आओ, कंप्यूटर का लेके आओ। तो सुबह सबसे पहले आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। एमसीक्यूज़ टॉप इजी लेवल के भी थे, हार्ड लेवल के भी थे, मॉडरेट लेवल के भी थे। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कीजिएगा सुबह वाली क्लास को भी। ठीक है, पर अभी हम कर रहे हैं साइंस के टॉप 30 एमसीक्यूज़। ठीक है, इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं सर मैराथन लेके आओ, मैराथन लेके आओ सर। और बोल रहे हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स के भी कराओ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो वुमेन बटालियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स के भी, इकोनॉमी के रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे चाहते हैं पूरी तरह से तैयारी करना, तो हम आपके साथ है बिल्कुल जेके टॉपर्स एकेडमी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल बटन ज़रूर दबाइए और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए पढ़ते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे है। ए न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस करना हो तो किस टर्म्स में हम बैलेंस उसको करेंगे। ऑप्शन है आपके पास मास एंड वॉल्यूम, मास नहीं है ये मास है, मास एंड वॉल्यूम। दूसरा है एनर्जी एंड वेट, तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चौथा है मास एंड एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसको कैसे बैलेंस करते हैं हम, उसको मास और एनर्जी से ही हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों साथ साथ में कमेंट करते रहो। क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हालांकि यूवी रेज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे जम्मू एंड कश्मीर वुमेन बटालियन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फॉर टाकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन्स, फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन वी यूजेस। अगर हमें क्लिनिकल फोटोग्राफ बोन्स की लेनी होती है तो हमें क्या यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं हम उसमें ऑप्शन है आपके पास यूवी रेज़, आईआर रेज़, एक्स रे या फिर कॉस्मिक रेज़। ठीक है, अगर जिसको भी हड्डी अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, तो हम उसके लिए फ्रैक्चर के लिए क्या क्लिनिकल फोटोग्राफ कौन सी लेते हैं, तो वो हम लेते हैं एक्स रेज़। ठीक है, एक्स रे हम उसका करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वॉच स्प्रिंग व्हेन वुड अप एक्वायर्स। जो वॉच स्प्रिंग है कब वाउंड अप कब वो एक्वायर करती है वॉच स्प्रिंग, कब, जब उसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। वॉच स्प्रिंग कब करती है वाउंड अप, एक्वायर कब करती है, जब पोटेंशियल एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी लगती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। माइक्रोन किसके इक्वल होता है। एक क्वेश्चन आया था नैनोमीटर के ऊपर, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वैसे ही इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोन किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो माइक्रोन जो है आपका वो 0.001 mm के बराबर होता है। कितना होता है, 0.001 के ऊपर बराबर होता है एक माइक्रोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़। जो लोग मायोपिया से सफ़र करते हैं, ठीक है, उनको एडवाइस किया जाता है यूज़ करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है। ऑप्शन है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से कि जो मायोपिया सफरिंग होते हैं पर्सन्स, ठीक है, तो उसमें से कौन सा उनको लेंस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कमेंट कीजिए और उसके बाद में जो इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन मायोपिया के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, मायोपिया के बारे में जानना ज़रूरी है। नियर साइटेड होता है, इसका मतलब मायोपिया का मतलब क्या होता है, नज़दीकी देखने के लिए, नज़दीकी जिनको मतलब देखने में तकलीफ़ है नज़दीकी। ठीक है, तो उनको वो किससे सफ़र करते हैं, मायोपिया से। ठीक है, तो उनको क्या यूज़ करना चाहिए, वो कंडीशन होती है मायोपिया जिसमें क्लोज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपीयर होते हैं क्लियरली। ठीक है, जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं
साफ दिखते हैं लेकिन दूर के नहीं दिखते, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ, मायोपिया किसे कहते हैं, जहाँ क्लोज जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नज़दीक में कोई भी चीज़ आप देखते हैं बिल्कुल साफ दिखती है आपको, लेकिन जब दूर देखने लगते हैं तो आपको धुंधला धुंधला नज़र आता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है आपको। ठीक है, इसीलिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो राइट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस इज़ द राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच आर द फॉलोइंग। ऑप्टिकल फाइबर्स किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, वीविंग के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, या फिर फूड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स है जो मेनली यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे स्क्रीन पे है, विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, ऑप्शन को रीड कीजिए। ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है अब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें मतलब गो इनटू या थ्रू जिसमें से जाता है। ठीक है, जिसको एक्सेस मिल जाता है किसी मतलब किसी गुजरने का किसी सिस्टम से। ठीक है, किसी सिस्टम से, जैसे एक्स अल्फ़ा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है या एक्स रेज है, इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गामा रेज, गामा रेज। ठीक है, वाई रेज या फिर गामा रेज इसको आप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्ड रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी रीड ईजिली कैन बी रीड बाई। जो पुराना मटेरियल है, रिटन मटेरियल जो आसानी से पढ़ा नहीं जाता है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं उसको। ऑप्शन है आपके कॉस्मिक रेज के इससे, या अल्ट्रावायलेट रेज के सहायता से, या इंफ्रारेड रेज के सहायता से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसको हम पढ़ते हैं इंफ्रारेड रेज के सहायता से। हमें ओल्ड रिटन मटेरियल है जो पुराना हम लिखते हैं, वो अगर वो थोड़ा मिट गया हो तो उसको किसके वजह से हम पढ़ सकते हैं, इंफ्रारेड रेज के सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन इन। क्रायोजेनिक जो इंजन्स है उनकी एप्लीकेशन हमें किस में मिलती है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, या फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, या सबमरीन प्रोपल्शन में, या रिसर्चेस इन सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, रिसर्चर्स इन सुपर कंडक्टिविटी। तो किस में हमें मिलता है, जो क्रायोजेनिक इंजन्स की एप्लीकेशंस किस में मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी में। रॉकेट टेक्नोलॉजी में हमें क्या मिलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन के एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following take place when the subject speaks untruth while being tested by the polygraph instrument। बोलता है इनमें से कौन सा जो है सब्जेक्ट सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोलता है जब टेस्ट किया जाता है इसको पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है आपका गोज अप चला जाता है, या हिज पल्स क्विकनेस, उसकी पल्स बढ़ जाती है, स्किन डार्क हो जाती है, या स्नीज होता है। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए, ब्लड जो है आपका प्रेशर अप हो जाता है और पल्स रेट बढ़ता है। ठीक है, तो जब पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है तब ये देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, द बेस्ट कलर्स फॉर अ सन अम्ब्रेला विल बी। अगर आपने धूप में छाते को यूज़ करना है, ठीक है, छाते को यूज़ करना था, बेस्ट कलर कौन सा होगा, ब्लैक होगा, या ब्लैक ऑन द टॉप एंड वाइट साइड्स। पहला ऑप्शन इधर, या तो काला बोलते हैं काला होना चाहिए, या टॉप का काला और साइड में क्या होना चाहिए, वाइट, या टॉप ब्लैक होना चाहिए इनसाइड से। ठीक है, वाइट टॉप होना चाहिए और इनसाइड से ब्लैक, या फिर प्रिंटेड होना चाहिए 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता दूँ कि वाइट होना चाहिए टॉप का पूरा, और ब्लैक होना चाहिए अंदर से, तभी वो बेस्ट कलर है जो आपको किससे बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। ठीक है, और रेज से बचाएगा, हार्मफुल रेज से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग लॉज इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा लॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक को ये जो है लॉ ऑफ मैटर याद ही होगा, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एनर्जी का भी ऐसा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है आपका कौन सा है, ये है आपका सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ऐसा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। लेकिन आपको सेम पूछा जाए कि स्टेटमेंट जो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो कौन सा आपका ये लॉ रहेगा, वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड। जो एविएशन का फ्यूल है, जेट एरोप्लेन्स का जो तेल या जो उसमें ईंधन यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो कंसिस्ट किसका प्यूरिफाइड होता है वो, ठीक है, तो वो आपका होता है, देखो पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलीन, डीजल आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो है कैरोसिन, कैरोसिन का प्यूरिफाइड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशन। इनमें से जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन, इनमें से इन्वेंटर्स का नाम भी लिखा गया है और इन्वेंशंस का भी, हमने राइट बताना है, करेक्ट कौन सा है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो मुझे पता है इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो जिस बच्चे को पता है तो उनने फटाफट से अपने कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है जेएल बर्ड। जेएल बर्ड ने क्या बनाया था, किस चीज़ की इन्वेंशन की थी, टेलीविज़न की। किसकी की थी, ये सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अब मुझे बताओ लेज़र की और ट्रांसमीटर की और विंड मिल की इन्वेंशन किसने की थी, कमेंट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री। हमारे देश भारत में किसने फाउंडेशन की थी न्यूक्लियर साइंस की। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, विक्रम साराभाई, होमी जंगीर बाबा, एमजीके मेनन और राजा रामाना, इन सब के बहुत बड़े नाम हैं, हमारे देश में न्यूक्लियर साइंस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है आपका होमी जे बाबा, यानी कि होमी जंगीर बाबा जो है उन्होंने न्यूक्लियर साइंस की फाउंडेशन की थी हमारे देश भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेम्स दिए गए हैं और कंट्रीब्यूशन, सुभाष चंद्र बोस, एस एन बोस की क्या कंट्रीब्यूशन थी, एस चंद्रशेखर की क्या कंट्रीब्यूशन थी, एस रामानुजम की क्या कंट्रीब्यूशन थी और आर्यभट्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, आपने इसको मैच करना है। ठीक है, रामानुजम जी की क्या कंट्रीब्यूशन थी, उनकी थी मैथ्स में, थ्योरी ऑफ नंबर्स में। ठीक है, आइए राइट ऑप्शन आपको देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी। ठीक है, सी देखिए 2 4 1 3 इसका यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए 16 का जो राइट आंसर आपको बोला मैंने सी है। ठीक है, ये आ गया सी पार्ट। ठीक है, तो पहला इसके पहले का क्या आएगा, एस एन बोस की किससे थी, उनकी थी एलिमेंट्री पार्टिकल से। एस चंद्रशेखर उनकी किससे थी, उनकी थी थ्योरी ऑफ ब्लैक होल से। ठीक है, और रामानुजम जी मैथ्स के बहुत जाने माने हैं, हमारे थ्योरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, और आर्यभट्टा एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये था इसका राइट मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ मरकुरी। जो मरकुरी हमारे पास एक प्लैनेट भी है, लेकिन मरकुरी जो बैरोमीटर ट्यूब में होता है, बोलता है व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ मरकुरी। जब बैरोमीटर ट्यूब में होता है मरकरी, क्या होता है उसे। ठीक है, व्हेन इट टेकन डाउन ए कोल माइन, जब वो कोल माइन से बाहर निकालते हैं, टेकन डाउन ए कोल माइन। ठीक है, क्या होता है, फॉल हो जाता है वो, या रिमेन अनअल्टर्ड, उसको या कुछ नहीं होता, या राइज होता है लेवल बैरोमीटर ट्यूब में, या फिर राइज करता है और फॉल करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 17 का वो है आपका सी, यानी कि राइज करता है जब आप कोल माइन में उसको
लेते हो, ठीक है। पता क्यों? क्योंकि जब उसका लेवल है ना तो टेम्परेचर से उसका जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और बाहर लाओगे तो उसका कम होता है, ठीक है। आपने जैसे वो देखा होगा, थर्मोमीटर भी देखा होगा, उसमें भी अंदर मर्क्यूरी होता है, बीपी वाला नापने वाला भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए ध्यान से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे। दूसरे में बोलता है कि साउंड स्टॉप व्हेन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉप, साउंड रुक जाता है जब वाइब्रेशन रुक जाता है। तीसरे में यहाँ बोला है कि साउंड ट्रांसवर्स वेव है। और चौथे में बोला जाता है साउंड ट्रेवल बेटर करता है हैवी गैस देन लाइट गैस में, मतलब हैवी गैस में बेटर ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू लाइट गैस में। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आइए आपको बताते हैं। तो इसमें से साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पहला सही है। इसमें साउंड स्टॉप हो जाता है जब वाइब्रेशन रुक जाता है, तो किसी ऑब्जेक्ट का, ये भी सही है दूसरा। और ट्रांसवर्स वेव ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलता है बारोमीटर मर्करी इज़ प्रेफर्ड ओवर वाटर, मतलब इसमें पानी क्यों नहीं डाल देते हम, मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि मर्करी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, या मर्करी करता है शाइन और उसका लेवल जो है इजीली पढ़ा जा सकता है, या मर्करी जो है हाई डेंसिटी होती है और लो वेपर प्रेशर होता है, या फिर मर्करी जो है अवेलेबल होता है प्योर फॉर्म में, ठीक है। जो राइट आंसर है उसका वो यह है कि हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर होता है इसमें, इसलिए इसको बैरोमीटर में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 19 का सी इज़ द राइट ऑप्शन। 20 देखिए, अगर एक बम को ड्रॉप किया जाए एक पॉइंट से मूविंग एरोप्लेन से, ठीक है, पायलट क्या ऑब्जर्व करता है? अगर एक बम को ड्रॉप किया जाता है एक पॉइंट से मूविंग प्लेन, चलते हुए जहाज़ से, ठीक है, एरोप्लेन से, तो पायलट क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्वेशन देखिए, बम जो है ट्रांसवर्स करता है कर्व्ड पाथ में और फॉल करता है कुछ डिस्टेंस पॉइंट से इधर उधर। दूसरे ऑप्शन में बोला है कि बम जो है ट्रांसवर्स कर्व्ड पाथ में फॉल करता है कुछ डिस्टेंस अहेड पॉइंट से, ठीक है। और तीसरे में बोला कि बम जो ड्रॉप करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और चौथे में बोला है बम स्टेशनरी रहता है एयर में कुछ वक्त के लिए। लेकिन जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है आपका बी, यानी कि बम जो है पहले कर्व्ड पाथ में जाएगा, ठीक है, और फॉल करेगा कुछ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस उस पॉइंट से, ठीक है, और वहाँ से फट जाएगा वो, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टू बॉडीज़ है, एक हैवी है और दूसरी लाइट है, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगा दी जाए सेम टाइम में, फिर क्या होगा? क्या होगा भाई साहब? फिर ऑप्शन देखिए, अगर टू बॉडीज़ है, ये वा ए ये बी, दोनों पे टाइम टी लगा दिया और इस पे भी टाइम टी लगा दिया, ठीक है, सेम और फोर्स लगा दी इसमें, 1 न्यूटन इधर 1 न्यूटन इधर सेम टाइम में, तो फिर क्या होगा इसमें क्या होगा? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर वो है आपका सी, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ की जो लाइट बॉडी है वो हायर वेलोसिटी बिल्ड करेगी, ठीक है, देन द हैवी वन, ठीक है। हैवी वेलोसिटी नहीं, जो लाइट बॉडी है ना वो हायर वेलोसिटी बिल्ड करेगी हैवी बॉडी से, ठीक है, और मोमेंटम गेन करेगी दोनों केसेस में, ठीक है, इसीलिए इसका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, राइज ऑफ मर्करी इन द बैरोमीटर इंडिकेट, जो मर्करी में बैरोमीटर का हमने क्वेश्चन किए हैं 2-3, तो जो मर्करी राइज करता है ना बैरोमीटर में, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, क्या इंडिकेट करता है वो? तो वो आपका इंडिकेट करता है फेयर वेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्सेस ऑफ आवर एनर्जी इज बेसिकली द, एनर्जी का बेसिकली सोर्स क्या बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, ओशन है, सन है, एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपका सन इज़ द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, ठीक है, या बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास? सन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फूड चेन, फूड वेब पड़ा होगा, पहला क्या होता है? पहले सन की लाइट्स आती हैं, घास पे पड़ती हैं, ठीक है, फिर वो जो है उसके बाद उगता है, उसको कौन खाता है? बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, शेर को, मतलब वो सब एक जो साइकिल फूड चेन का है। तो सन जो है बेसिक साइज सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फिर ऊपर देखते हैं हम 10% ये जो बना होता है
इसमें यहाँ पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल होते हैं, ठीक है। पहले इधर घास उगता है, फिर बकरी उसको खा जाती है, फिर शेर उसको खा जाता है, और हाक वगैरह टर्शरी में उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लाइट पास करता है एयर इनटू ग्लास। जब लाइट पास करता है एयर से ग्लास में तो क्या एक्सपीरियंस चेंज लाता है हमें? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, या फिर फ्रीक्वेंसी और स्पीड का, या फिर वेवलेंथ और स्पीड का, या फिर तीनों का? तो मैं आपको बता दूं, जब लाइट पास होती है एयर से ग्लास में, ठीक है, तब क्या होता है? तब जो है आपका वेवलेंथ और स्पीड जो है एक्सचेंज होती है, हमारी वेवलेंथ और स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इसका राइट ऑप्शन है 25। विच आर द फॉलोइंग आर द डिस्कवरीज ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम हर बच्चे ने सुना होगा, ठीक है, आइंस्टाइन, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आइंस्टाइन का नाम हर बच्चे ने सुना होगा। तो इनकी थ्योरीज कौन कौन सी थी? रेडियो एक्टिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, या फिर रेडियो एक्टिविटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, या फिर एक्स रेज एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर है इसका, जो थ्योरीज थी आइंस्टाइन की वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वेक्स मिरर मेक्स ए गुड रियर व्यू मिरर फॉर ए कार बिकॉज। अब देखो कार में कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर अच्छा रियर व्यू बनाता है। क्यों बनाता है? ऑप्शन ए, इट डज नॉट फॉर्म डिसमिस्ड इमेज, ये डिसमिस्ड इमेज नहीं बनाता, या इसके कोई फोकल पॉइंट नहीं होता, या फिर इमेज जो है वो अपने स्क्रीन पे लाता है, या फिर इरेक्ट इमेज बनाता है और रिड्यूस्ड इमेज बनाता है। जो राइट ऑप्शन है इसका वो इरेक्ट और रिड्यूस इमेज बनाता है। उधर लिखा होता है ना, इमेज इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब रिड्यूस कम करके वो दूर की चीज़ दिखाता है। इमेज इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है, वो भी लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं सेम नंबर के न्यूट्रॉन के लेकिन डिफरेंट नंबर प्रोटॉन के, ठीक है, और मास नंबर, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है वो है आपका आइसोटोन्स। उनको क्या कहा जाता है? आइसोटोन। और मैं आपको पूछूंगा जिनका सेम न्यूक्लियर नंबर और सेम मास होता है उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखिए कितना अच्छा, ऊपर ही पढ़ाया मैंने अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहाँ पे पढ़ाया था वहीं आपको अभी इसका आंसर बना दिया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, देखिए कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, कैन बी क्रिएटेड कैसे भाई साहब? एनर्जी को क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, तो कैन भी कैसे आ गया? ऑप्शन 2 देखिए, पहला तो गलत है हमारे पास, पहला ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन हमें बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 को हम देखते हैं कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फ्रॉम टू अनदर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वाई देयर इज स्प्लटरिंग साउंड व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट ऑयल। देखो चिट 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 टप टप आपने सुना होगा, यानी कि जब आप अगर एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल डालेंगे, जैसे ही तेल गर्म होता है, आप अगर उसमें पानी डालते हैं, 1-2 बूंद भी डालते हैं, तो क्या होता है? वो आती है स्प्लटरिंग साउंड। बोलता है क्यों होता है? जब वाटर स्प्रिंकल छिड़क दिया जाता है गर्म तेल में, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का ज़्यादा होता है ऑयल से, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑयल का ज़्यादा है वाटर से, या फिर ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, या फिर ऑयल एंड वाटर कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है बी, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑयल का ना वो ज़्यादा हो जाता है उस वक्त वाटर से, इसीलिए क्या होता है, वो स्प्रिंकल करने से क्या होता है, साउंड पैदा होती है, स्प्लटरिंग साउंड, ठीक है। तो इसका जो है बी राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन नंबर देखिए,
विच फॉल्स डाउन फास्टर इन ए वैक्यूम, ए फीदर, ए वुडन बॉल और ए स्टील बैट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप फीदर को लेंगे, एक पंख को लेंगे और एक वुडन बैट को लेंगे, बॉल को लेंगे, सॉरी वुडन बैट लिखना चाहिए था उनने और स्टील बॉल लिखना चाहिए था, ठीक है। वुडन बैट है ये, ठीक है, वुडन बैट और स्टील बॉल, इन तीनों को अगर गिरा दिया जाए तो इनमें से कौन सा वैक्यूम में तेज़ जो है फास्टर गिरेगा, सबसे तेज़ कौन सा गिरेगा? वुडन बॉल गिरेगा, फीदर गिरेगा या स्टील बॉल गिरेगा? और चौथा ऑप्शन इन्होंने बोला है कि ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम बिकॉज देयर विल बी नो एयर रेसिस्टेंस। एयर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसीलिए सारे जो हैं सेम फॉल करेंगे। तो अभी इसका राइट आंसर जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। देखो अगर एक वुडन बॉल जो है, वुडन बैट और फीदर और एक स्टील, फीदर तो आप बोलोगे पंख सर, पंख तो उड़ ही जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। और स्टील बॉल भारी है, वो उससे जल्दी पहुंचेगा। वुडन बैट उससे वो भी भारी होता है, वो भी जल्दी पहुंचेगा। और फीदर तो उड़ जाएगा इधर उधर, जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है, वैक्यूम में एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए तीनों जितने भी वुडन बॉल हैं और जितने भी इनका वेट है, मास है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम स्पीड से आएंगे, ठीक है। सेम स्पीड से, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर लीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन कृपया करके पूरे 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।